हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निकिता बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर फर्स्ट एनसीईआरटी का, जो कि है द लिविंग वर्ल्ड। देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, हेडिंग दी गई है द लिविंग वर्ल्ड। सो स्टार्ट करने से पहले चैप्टर के नेम का मीनिंग समझते हैं कि द लिविंग वर्ल्ड का मतलब क्या होता है। ठीक है, सो देखिए यहाँ पर लिविंग वर्ल्ड, एज यू नो वेरी वेल दैट लिविंग का मतलब क्या होता है, जो कि जीवित हो। ठीक है, वर्ल्ड का मतलब आपको पता ही है कि ये संसार से रिलेट करता है। ठीक है, यानी ऑल ओवर द अर्थ एज वेल एज यूनिवर्स। सो आज हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, उनके क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हमें स्टडी करना है। लेकिन चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एनसीईआरटी का जो बुक है, आपकी मेन टेक्स्ट बुक जो है, उसके साइड वाले पेज पे, जस्ट द लिविंग वर्ल्ड के साइड पेज पे एक साइंटिस्ट का नेम दिया गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। ठीक है, क्या नाम है साइंटिस्ट का, देख लेना बुक पे, अर्नेस्ट मेयर। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे लिखा है अर्नेस्ट मेयर वॉज नोन एज द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। अर्नेस्ट मेयर को क्या कहा जाता था, डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। क्वेश्चन पूछता है 1 मार्क्स का, या फिर कभी भी अगर एग्जामिनेशन पर्पज से आप एग्जाम दे रहे हैं क्लास 11 का या नीट के पर्पज से दे रहे हो, तो क्वेश्चन आता है विच साइंटिस्ट वॉज नोन एज द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। सो योर आंसर विल बी अर्नेस्ट मेयर। ठीक है, इतना तो पता चल गया कि अर्नेस्ट मेयर को डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहा जाता है। लेकिन क्यों कहा जाता है, बिकॉज पॉइंट नंबर 2 को देखिए, ही रिसर्च ऑन द फॉलोइंग बायोलॉजिकल टॉपिक्स। उन्होंने कुछ बायोलॉजिकल टॉपिक्स के बारे में रिसर्च किया था या बताया था। कौन कौन से वो बायोलॉजिकल टॉपिक्स हैं, ध्यान से देखिए। पहला हमारा है इवोल्यूशन, दूसरा है सिस्टमैटिक्स, एंड थर्ड वन इज योर टेक्सोनॉमी। सो फर्स्ट टॉपिक है हमारा इवोल्यूशन, सेकेंड वन सिस्टमैटिक्स, और जो हमारा थर्ड है वो है टेक्सोनॉमी। ठीक है, तो पहले वाले को देखते हैं। यहाँ पे बस हिंट लेंगे क्योंकि आगे हमें सभी टॉपिक्स के बारे में स्टडी करना है। फिलहाल हम इतना जानेंगे कि अर्नेस्ट मेयर को डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी बोला जाता था। क्यों बोलते थे, क्योंकि उन्होंने इवोल्यूशन, सिस्टमैटिक, टेक्सोनॉमी, जूजियोग्राफी, साइकोलॉजिकल, जूलॉजी, फिजियोलॉजिकल, बायोलॉजी के बारे में कई सारी चीज़ें बताई थी। ठीक है, तो हल्का सा हिंट ले लेते हैं। इवोल्यूशन मतलब क्या होता है, डेवलपमेंट यानी विकास, और यू कैन से चेंजेस। जैसे पहले जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म थे उनमें धीरे धीरे चेंजेस हुए, यूनिसेलुलर से कौन आए, मल्टी सेलुलर। ठीक है, मल्टी सेलुलर से एक कॉम्प्लेक्स ह्यूमंस डेवलप हुए। तो ये जो भी चेंजेस की सीरीज़ है, जो भी डेवलपमेंटल सीरीज़ है, दिस आर कॉल्ड एज इवोल्यूशन। यानी पहले के प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स में बदलाव हुए, धीरे धीरे वो मॉडिफाइड हुए, उनके द्वारा कुछ अनदर स्पीसीज जनरेट हुई, एट लास्ट में जो वेल डेवलप क्लास निकली वो मैमल्स की निकली। सो दिस डेवलपमेंटल सीरीज आर कॉल्ड एज इवोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स क्या होता है, हल्का सा हिंट लेते हैं। इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ये बायोलॉजी की एक ब्रांच है, branch of biology in which we study about the arrangement of organisms। ठीक है, कि अगर सिमिलर कैरेक्टर्स हैं, कुछ जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं आपस में बहुत ही मिलते जुलते हैं, तो उनको एक ग्रुप में रखा जाता है। कुछ उनसे डिफरेंट होते हैं तो उनको डिफरेंट ग्रुप में रखा जाता है, यानी उनके कैरेक्टर के आधार पे। जैसे प्लांट्स हैं, तो जितने भी प्लांट्स हैं उसमें कुछ एल्गीज हैं, कुछ ब्रायोफाइट्स हैं, कुछ टेरिडोफाइट्स हैं, कुछ जिम्नोस्पर्म हैं, तो उनको अलग अलग कैटेगरी में रखा गया। ठीक है, एनिमल्स हैं तो एनिमल्स के कई सारे फाइलम्स हैं।
सो इसी अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक्स, एंड इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ये बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टर, आइडेंटिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। ठीक है, आगे इन चीज़ों के बारे में आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से हम ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर को पहचानते हैं और उसी के आधार पे उसको डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करके रखते हैं। नेक्स्ट, थर्ड वन, टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या है? इट इज ऑल्सो द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी in which we placed organisms in different taxonomical category। Taxonomy क्या है? It is also the branch of biology in which we place the organisms in different taxonomical categories। यानी उनके कैरेक्टर्स के आधार पे, उनके आइडेंटिफिकेशन के आधार पे, उनकी नॉमेनक्लेचर के आधार पे, उनके फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के आधार पे किस तरीके से हम ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करते हैं डिफरेंट टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी में। ना टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी कौन कौन सी हो सकती हैं, तो आपने 9th में भी पढ़ा होगा। पहला क्या था? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। ठीक है, यहाँ पे भी हमें इस चीज़ के बारे में पढ़ना है, बट लेटर ऑन वी विल डिस्कस अबाउट दिस। तब तक के लिए आप इतनी सारी चीज़ों को जानिए कि टैक्सोनॉमी क्या होता है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी प्लेस द ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट टैक्सोनॉमिकल ग्रुप। और टैक्सोनॉमिकल ग्रुप या टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? किंगडम, जो कि दो ही हैं आपके, प्लांट एंड एनिमल्स। एक चीज़ का और ध्यान दीजिए कि अगर प्लांट्स को लेकर के हम चलेंगे तो यहाँ पे फाइलम की जगह पे क्या लिखेंगे? डिवीज़न। ठीक है, प्लांट्स की अगर बात करेंगे तो फाइलम की जगह पे क्या लिखेंगे? डिवीज़न। लेकिन अगर एनिमल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ फाइलम ही रहेगा। देन क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। तो अलग अलग डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ प्लांट की डिफरेंट क्लासेस हैं, ऑर्डर है, फैमिलीज हैं, जीनस हैं और कई सारी उसकी स्पीसीज है। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। एक बार फिर से देख लीजिए। विच साइंटिस्ट वॉज नोन एज डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी? सो दैट वॉज अर्नेस्ट मेयर। अर्नेस्ट मेयर को क्या कहा जाता था? डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। नेक्स्ट, क्यों कहते थे? बिकॉज ही एक्सप्लेन और he defined the terms or biological topics like evolution, systematic, taxonomy, psychological, zoology, biology as well as geography। okay, evolution मैंने आपको बताया, developmental changes, पहले के जो ऑर्गेनिजम्स थे वो विकसित हुए, मॉडिफाइड हुए, उनके ज़रिए जो वेल डेवलप क्लास मैमल्स की आई, तो वो जितना भी चेंजेस हुआ, जितना भी डेवलपमेंट हुआ, दे आर कॉल्ड एज टर्म इन evolution। नेक्स्ट, systematic, in which we are study about the arrangement of organisms। उनके कैरेक्टर के आधार पे किस तरीके से हम डिफरेंट ग्रुप्स में या डिफरेंट किंगडम्स में ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं। प्लांट्स को अलग रख सकते हैं, एनिमल्स को अलग कर सकते हैं। टैक्सोनॉमी, इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच प्लेस द ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी। ठीक है, ये भी एक ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी में प्लेस करते हैं, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी में रखते हैं। कौन कौन सी हैं? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। ठीक है, तो ये तो आपकी बात हो गई अर्नेस्ट मेयर के रिसर्च की और उनको जो कहा जाता था डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी उसकी। नाउ वी कम टू द चैप्टर। अब हम चैप्टर पे आएंगे, तो चैप्टर पे आएंगे तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन मिलेगा व्हाट इज लिविंग। एक्चुअली लिविंग क्या है? ठीक है, सो वी विल डिस्कस अबाउट दिस। यू नो वेरी वेल लिविंग एंड नॉन लिविंग। किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम कब लिविंग कहेंगे और कब उसको हम नॉन लिविंग कहेंगे। तो कॉमन कैरेक्टर को यदि हम देखेंगे,
यानी जनरल कैरेक्टर्स, जिसे देख करके आप बता सकते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म लिविंग है, कौन सा नॉन लिविंग है। तो इसमें पहला कैरेक्टर हम ले लेंगे रेस्पिरेशन। यदि श्वसन कर रहा है तो क्या होगा, लिविंग होगा। यदि रेस्पिरेशन नहीं कर रहा है तो क्या होगा, नॉन लिविंग होगा। यदि रेस्पिरेशन एब्सेंट है, ओके। सेकेंड रिप्रोडक्शन, यदि रिप्रोडक्शन हो रहा है तो क्या है, वो लिविंग है। अगर नहीं हो रहा है तो क्या है, नॉन लिविंग, ओके। थर्ड वन लोकोमोशन, यानी गति, दैट इज मूवमेंट। यदि वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहा है तो क्या कंसिडर करेंगे, लिविंग मानेंगे। लेकिन अगर ये चीज़ें नहीं पाई जा रही, ये प्रतिक्रिया नहीं हो रही है तो हम क्या बोलेंगे इसको, नॉन लिविंग, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जो प्लांट्स हैं वो पता है ना आपको लिविंग होते हैं। प्लांट्स क्या है, लिविंग होते हैं, क्योंकि ये अपना भोजन खुद ही बनाते हैं, फोटोसिंथेटिक नेचर के होते हैं। इनके पास क्लोरोफिल होता है, सनलाइट की मदद से ये क्या करते हैं, फूड सिंथेसिस करते हैं, तो ये लिविंग माने गए। लेकिन ये लोकोमोशन नहीं करते, ठीक है, इनमें गति नहीं होती है। ये जहाँ पर रहते हैं वहीं पर स्थित रह जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाते, ठीक है, स्टेशनरी होते हैं, एक जगह पे स्थित रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए लोकोमोशन नहीं हो रहा है, जबकि लोकोमोशन होगा तभी हम किसी ऑर्गेनिज्म को क्या कंसिडर करेंगे, लिविंग मानेंगे। लेकिन प्लांट्स क्या है, लिविंग है, बट देयर इज अ एब्सेंस ऑफ प्रॉपर्टी लाइक लोकोमोशन। तो इस प्रॉपर्टी के आधार पे हम करेक्टली नहीं बता सकते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म लिविंग है या कौन सा नॉन लिविंग। उसके लिए हमारे इस चैप्टर में कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज दी गई हैं, जिसके आधार पे हम बताएंगे कि लिविंग और नॉन लिविंग में क्या अंतर होता है, ओके। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वन, लिविंग एंड नॉन लिविंग। नेक्स्ट टॉपिक, देयर इज रिटन फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के क्या क्या फीचर्स होते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि आपकी बुक में लिखा हुआ है, फर्स्ट फीचर दिया गया है मेटाबॉलिज्म। सेकेंड, ये जनरल फीचर्स हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को इंडिकेट करने के लिए। सेल्फ रेप्लिकेशन, थर्ड वन कॉन्शियसनेस, फोर्थ वन सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन और सेल्फ ऑर्गेनाइज, फिफ्थ वन रिस्पॉन्स टुवर्ड्स स्टिमुलस, ओके। सो दिस इज द फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। नाउ देखिए यहाँ पर क्या क्या फीचर्स हैं आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। पहला फीचर क्या लिखा है मैंने, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, पढ़ा होगा आपने, 10th में भी पढ़ा होगा और इस चैप्टर में भी आप पढ़ेंगे, 9th में भी आपने पढ़ा होगा कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है अकरिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन इन बॉडी। यू नो वेरी वेल कि हमारी बॉडी पूरी तरीके से कार्बन कंपाउंड्स की बनी हुई है, केमिकल्स की बनी हुई है। तो ऑब्वियसली हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होंगे, यानी रासायनिक प्रक्रियाएं होंगी। और इसीलिए मेटाबॉलिज्म की जो प्रोसेस होती है, कुछ चीज़ें ब्रेक डाउन होंगी, कुछ चीज़ें नई बनेंगी, जिसके द्वारा हमें एनर्जी मिलेगी, ठीक है। सो दिस ऑल केमिकल प्रोसेस विच इज अकर इनसाइड द बॉडी आर कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। इन सभी केमिकल प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। अब इसमें आता क्या क्या है, जैसे मान लीजिए डाइजेशन हो रहा है, तो डाइजेशन में एक एसिड हेल्प करता है, एसियल एसिड, ठीक है। यानी इस एसिड की मदद से क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल होता है वो टूटता है, कॉम्प्लेक्स फूड जो होता है वो स्प्लिट होता है सिंपल फॉर्म, तभी तो भोजन पचेगा। जैसे वो जटिलता अवस्था में है तो वो सरल अवस्था में टूट करके उसके बाद उसकी पाचन की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। सो दिस प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इंक्लूड एसियल एसिड
और एसिटिक एसिड क्या करता है, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को स्प्लिट करता है सिंपलर फॉर्म में। सो दिस इज वन टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट रेस्पायरेशन की बात करते हैं। तो रेस्पायरेशन में आपको पता होगा कि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ऑक्सीजन को हम अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। तो ये भी क्या है, एक केमिकल प्रोसेस है जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सर्कुलेशन। सर्कुलेशन किसका होगा, ब्लड का होगा, ऑब्वियसली ब्लड का होगा। ब्लड क्या क्या सर्कुलेट करता है, न्यूट्रिएंट्स को, आयोन्स को, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को, और भी बहुत सारी एसेंशियल गैसेस होती हैं जिनको ब्लड क्या करता है, सर्कुलेट करता है। प्लस न्यूट्रिएंट्स और आयोन्स को भी ये सर्कुलेट करने का काम करता है। तो दिस इज ऑल्सो अ केमिकल प्रोसेस। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक्सक्रीशन यानी एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। जिन चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती है बॉडी को, आफ्टर डाइजेशन, पाचन हो जाने के बाद जो व्यर्थ पदार्थ होते हैं वो बॉडी से क्या हो जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं। सो दिस आर टर्म आर कॉल्ड एज एक्सक्रीशन, ठीक है। तो ये जितने भी आपको प्रोसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, इनको हम एक साथ क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिज्म। और अगर ये प्रोसेस किसी ऑर्गेनिजम्स में देखे जा रहे हैं, सो दे आर कंसिडर्ड एज लिविंग ऑर्गेनिज्म, तब हम उसे क्या बोलेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट सेल्फ रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का मतलब होता है अपनी संख्या को बढ़ाना, ठीक है। रेप्लिकेशन कैसे कोई करता है, विद द हेल्प ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की मदद से हम अपनी संख्या को इंक्रीज कर सकते हैं, हम अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो कि रिप्रोडक्शन के जरिए अपनी स्पीसीज को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, ठीक है। तो वो रेप्लिकेट करते हैं। जैसे बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया रेप्लिकेट करेगी और कई सारी बैक्टीरिया जो हैं आपकी बनना शुरू हो जाती है, ठीक है। और भी जो आपके प्लांट्स हैं, लोअर प्लांट्स हो गए, उनके अंदर भी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होगी और उनके जरिए कई सारे प्लांट्स का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होगा। सो दिस इज ऑल्सो इंक्लूड अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है किसी चीज़ को महसूस कर लेना। जैसे कोई आपको टच कर रहा है तो आप उस चीज़ को महसूस कर सकते हैं, सेंसिटिव हैं उस चीज़ के प्रति। सो दिस इज़ योर कॉन्शियसनेस। हर एक चीज़ को समझने की, डिफरेंसेस की, सारी चीज़ों की बुद्धि है आपके पास। सो दिस आर इंक्लूड इन कॉन्शियसनेस। आप अवेयर हैं अपने आप से पूरी तरीके से, अपने बाहरी इन्वायरमेंट से, अपने इंटरनल इन्वायरमेंट से आप पूरी तरीके से अवेयर हैं, आपके पास अवेयरनेस है। सो दिस आर इंक्लूड इन कॉन्शियसनेस, ओके। नेक्स्ट सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है जो किसी पर भी डिपेंड ना रहे, जो किसी के ऊपर डिपेंड ना रहे, ओके, जो पूरी तरीके से कंप्लीट हो, दैट इज कॉल्ड योर सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। जो खुद से ऑर्गेनाइज करे, किसी भी क्लाइमेटिक कंडीशन को अडॉप्ट कर सके। सो दिस इज टर्म आर इंक्लूड सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि खुद पे डिपेंड हो, कहीं और या किसी और के ऊपर डिपेंड ना हो। रिस्पॉन्स टुवर्ड स्टिमुलस। रिस्पॉन्स टुवर्ड स्टिमुलस का मतलब होता है कि एक्शन जो आप किसी अनदर फिनोमिना के प्रति करते हैं। जैसे मान लीजिए कि बाहर का क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और उस कंडीशन में एनिमल्स को क्या करना है, खुद को प्रोटेक्ट करना है। तो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए या तो वो शेल्टर की खोज में निकलेंगे, ठीक है, यानी वो अब एक्सटर्नल स्टिमुलाई के प्रति अपना रिस्पांस देंगे। तो वो क्या करेंगे, शेल्टर की खोज करेंगे, फूड मटेरियल की खोज करेंगे, ताकि वो अपने आप को क्या कर सके, सेफ कर सके, बचा सके, ठीक है। सो दिस इज इंक्लूड इन रिस्पांस टुवर्ड स्टिमुलस। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। पहला है मेटाबॉलिज्म, यानी केमिकल रिएक्शंस अकर इनसाइड द बॉडी। दूसरा है सेल्फ रेप्लिकेशन। सेल्फ रेप्लिकेशन का मतलब होता है डुप्लीकेट करना या अपनी स्पीसीज को इंक्रीज करना, और ये चीज़ें किसके जरिए होती है, विद द हेल्प ऑफ रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस ऑफ अ ह्यूमन बीइंग और अवेयरनेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी चीज़ के प्रति जागरूक होना, अवेयर होना। सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना,
अपने जो भी वर्क है या जो भी आपका काम है वो खुद से कर लेते हैं आपकी बॉडी इतनी टेंडेंसी है उसके अंदर कि वो सारे वर्क को कंप्लीट कर सकती है। यू विल नॉट डिपेंड अपॉन एनीवन। रिस्पॉन्स टुवर्ड स्टिमुलस यानी बाहर एक्सटर्नल स्टिमुलस के प्रति जो भी एक्शन होता है वो आप देते हैं, ठीक है। क्लाइमेटिक कंडीशन जब अनफेवरेबल होती है तो वहाँ से आप किस तरीके से अपने आप को सेव कर सकते हैं। दिस आर इंक्लूड इन रिस्पॉन्स टुवर्ड द स्टिमुलस। सो दिस आर द फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। कॉमन फीचर्स हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म वन बाय वन अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी बुक। अब हमें प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एक एक करके, किसके आधार पे, एनसीईआरटी बुक के आधार पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसको इरेज कर देते हैं। आपकी बुक में फर्स्ट प्रॉपर्टी दी गई है ग्रोथ, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी ग्रोथ। ग्रोथ क्या होता है? ग्रोथ का मतलब होता है वृद्धि होना, डेवलपमेंट होना, विकास होना, बढ़ना, ठीक है। तो क्या हर एक ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है? क्या नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी ग्रोथ होती होगी या फिर सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही ग्रोथ होती है? तो इसके बारे में देखते हैं। सो ग्रोथ का मतलब होता है इंक्रीज इन नंबर प्लस इंक्रीज इन मास, यानी उसकी संख्या बढ़ेगी। कोई भी ऑर्गेनिज्म है यदि वो ग्रो कर रहा है तो उसकी सेल्स की जो संख्या है वो बढ़ेगी। इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स कर लीजिएगा यहाँ पे। और दूसरा क्या है, यदि सेल्स की संख्या बढ़ रही है तो ऑब्वियसली उसके जो वेट होगा यानी उसका जो भार होगा वो भी बढ़ेगा, ठीक है। सो इंक्रीज इन मास, तभी हम कह सकते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये चीज़ें होती हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं, उनमें ग्रोथ होती है। जैसे आप छोटे हैं इन्फेंट स्टेज में, इन्फेंट स्टेज से फिर आप चाइल्डहुड एज में आएंगे, चाइल्डहुड के बाद एडल्ट में आएंगे, एडल्ट के बाद ओल्ड एज में जाएंगे। तो ये क्या है, डेवलपमेंटल सीरी है, ग्रोथ हो रही है आपकी बॉडी में धीरे धीरे। सो कंसिडर किया गया है कि आप क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। लेकिन अगर बात करते हैं नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो यहाँ पर भी क्या होता है, ग्रोथ होता है, ग्रोथ इज प्रेजेंट। आप पूछोगे कैसे होता है नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ? चेयर भी नॉन लिविंग है, टेबल भी नॉन लिविंग है, लेकिन वहाँ पर ग्रोथ कैसे हो रही है, ठीक है। मैं बता रही हूँ कैसे हो रही है। देखो यहाँ पर, इससे पहले एक पॉइंट नोट कर लेना, आपकी एनसीईआरटी की बुक में लिखा गया होगा प्लांट्स ग्रो लाइफ टाइम। जो प्लांट्स होते हैं वो लाइफ टाइम ग्रो करते हैं। सेकेंड, एनिमल्स ग्रो अप टू सर्टेन एज। जो एनिमल्स होते हैं वो कुछ एज तक ही ग्रो कर पाते हैं, ओके। नाउ अगर यहाँ पे मैं क्वेश्चन पुट अप करूँ कि दोनों ही लिविंग हैं, प्लांट्स भी लिविंग है, एनिमल भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो क्यों प्लांट्स में ग्रोथ लाइफ टाइम तक हो रही है, एनिमल्स में क्यों किसी पर्टिकुलर एज तक हो रही है? क्वेश्चन बनता है ना, दोनों लिविंग ऑर्गेनिज्म है और यदि ग्रोथ जो है वो एक स्पेशल प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, तो उसे दोनों में इक्वल होना चाहिए। लेकिन हमें देखने के लिए क्या मिल रहा है यहाँ पे कि प्लांट्स में ग्रोथ लाइफ टाइम हो रही है, यानी जब तक जीवन काल तक जो भी पौधा है तब तक उसमें वृद्धि होगी। लेकिन जो एनिमल्स हैं या ह्यूमन बींग्स हैं उनमें कुछ एज तक ग्रोथ आकर के रुक जा रही है। तो अब आप बताइए कि आप ग्रोथ को एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कह सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की? ग्रोथ इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या ये कहना सही होगा या गलत होगा? आंसर में सो ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है।
हम ये मानते हैं कि ग्रोथ एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, यानी ग्रोथ के आधार पे हम नहीं बता पाएंगे कि कौन सा ऑर्गेनिज्म लिविंग है या कौन सा नॉन लिविंग है, बिकॉज इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं इस वाले लाइन की, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ इज प्रेजेंट। नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी क्या होती है, ग्रोथ होती है। जैसे मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको कि सैंड ले लीजिए, ठीक है, या माउंटेन्स ले लीजिए, या रॉक्स ले लीजिए। तो माउंटेन्स कैसे बनते हैं, जब कई सारे रॉक्स आपस में कंबाइंड होते हैं या एक के बाद एक सेटल डाउन होते हैं, तो उसके बाद माउंटेन्स बनते हैं। ठीक है, वैसी सैंड को ले लीजिए, सपोज एक जगह पे बालू का ढेरा लगा हुआ है, वहाँ पे बालू गिरा हुआ है, आपने उसे एक दिन वेट किया, उसका वेट डिफरेंट आया, ठीक है, एक पर्टिकुलर वेट है। नेक्स्ट डे जब आप उसे वेट कर रहे हैं तो आपने देखा कि थोड़ा सा आपको वेट में डिफरेंस मिला। तो ऐसा क्यों हुआ, हो सकता है कि कुछ विंड के माध्यम से या एयर के माध्यम से, एयर करंट के माध्यम से कोई ना कोई सॉइल पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल उसके ऊपर आकर के सेटल डाउन हो गया हो, जिसके कारण उसका जो वेट है वो थोड़ा सा बढ़ गया। ठीक है, सो दिस इज द लिटिल बिट डिफरेंस। तो वेट बढ़ने का मतलब क्या है, अभी ये सैंड है हमारा, अब यहाँ पे एयर आ रही है तो इसके द्वारा कुछ ना कुछ डस्ट पार्टिकल यहाँ पे बढ़ रहे हैं, तो अब वेट करोगे तो इसको भी उठाओगे, तो अब इन दोनों का वेट जो होगा वो लिटिल बिट डिफरेंस आएगा। पहले क्या था, पहले दिन मैंने देखा मैंने इतने का वेट निकाला, ठीक है, और दूसरे दिन मुझे क्या मिला, इन दोनों का वेट मुझे निकालना पड़ा, तो इसके और इसके वेट में कुछ डिफरेंस आने लगे। तो ऐसा क्यों हुआ, ड्यू टू एयर करंट। एयर करंट के द्वारा जो भी डस्ट पार्टिकल्स और सॉइल पार्टिकल्स थे वो आकर के सैंड के ऊपर सेटल डाउन हो गए। तो यहाँ पर देखिए इंक्रीज इन नंबर हुआ, यानी इसकी संख्या में बढ़ोतरी हुई, साथ ही साथ इंक्रीज इन मास, यानी जो इसका वेट है वो भी क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। तो इसका मतलब कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी क्या होता है, ग्रोथ होता है। लिविंग में तो ऑब्वियसली होता है, नॉन लिविंग में भी होता है, ठीक है, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ जो होती है दोनों तरीके से होती है, इंटरनल भी होती है और एक्सटर्नल भी होती है। जबकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सिर्फ एक्सटर्नली ग्रोथ होती है। दैट इज व्हाई ग्रोथ इज नॉट कॉल्ड एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसीलिए हम ग्रोथ को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर कि प्लांट्स जो है लाइफ टाइम ग्रो कर रहे हैं, एनिमल्स जो है सर्टेन एज तक ग्रो कर रहे हैं। ये पहला पॉइंट है इसको कटअप करने के लिए। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा कि ग्रोथ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में दो तरीके से होती है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, जबकि देखने के लिए मिल रहा है कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी ग्रोथ क्या हो रही है, एक्सटर्नली हो रही है। तो इसके आधार पे हम नहीं बता पाएंगे कि कौन सा ऑर्गेनिज्म लिविंग है या कौन सा नॉन लिविंग है। सो इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो मेरे ख्याल से फर्स्ट प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, सो रिप्रोडक्शन क्या होता है, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स, यानी अपने जैसे किसी न्यू ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करना ही क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन। टाइप्स कितने होते हैं, 3 होते हैं, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। वेजिटेटिव यानी बॉडी के द्वारा हो जा रहा है, एसेक्सुअल जिसमें सेक्स ऑर्गन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, एंड सेक्सुअल मतलब जिसमें सेक्स ऑर्गन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, सो दीज आर द 3 टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। तो देखिए वेजिटेटिव को छोड़ दे रहे हैं, मेनली 2 टाइप को लेकर के चल रहे हैं, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। तो आपकी एनसीईआरटी की बुक में सेकेंड प्रॉपर्टी जो बता रखा है उसने कहा है कि रिप्रोडक्शन एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है या नहीं है। ठीक है, तो क्या हर एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है,
आप बताइएगा, क्या हर एक ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन होता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। हो सकता है कोई वुमेन है, कोई औरत है, वो इनफर्टाइल है। इनफर्टाइल का मतलब बांझ है, ठीक है, वो कभी भी बच्चे को पैदा नहीं कर सकती, यानी वहाँ पे रिप्रोडक्शन प्रोसेस नहीं होगी, उसके द्वारा कोई भी स्पीसीज जो है वो इंक्रीज नहीं होगी। तो वुमेन भी क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लेकिन उसकी इनफर्टाइल नेचर के कारण